Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम कासमी और मैं हूं सपाशी। आज पीर का दिन है और अमूमन हफ्ते का सबसे मसरूफ तरीन दिन भी मंडे ही होता है। स्कूल, कॉलेजेस, दफातर से लेकर ईवानों, असम्बली और अदालतों में भी खूब गहमा गहमी नजर आती है। आज भी कुछ अहम समातें होने जा रही हैं, जिसमें सबसे पहले सागडार की समात है जो एहतसाब अदालत में आज 5वीं बार बतौर मुल्जिम पेश हो रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में केस की समात भी आज होगी। इन सब कार्रवाइयों से आपको अपडेट रखेंगे ही, लेकिन इस वीकेंड पर सियासी हलचल से ज्यादा जेर बहस इंतशार की बातें रहीं, जिस पर जवाबन पाक फौज के तर्जुमान ने अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम फैलाने वालों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जिससे मुल्क में अनारकी फैलाने वाले अनासिर को एक वाज़े और करारा जवाब भी मिल गया है। इस पर भी आगे चलकर शो में बातचीत करेंगे कि गुज़िश्ता 2 माह से जहां हुकूमत को दीगर मसाइल का सामना है, वहीं मुआशी हालात पर सवालात क्यों उठ रहे हैं, जबकि हालात कोई इतने बदतर भी नहीं है और ऐसी फिजा क्यों फैल रही है कि इदारों में तसादुम पैदा हो रहा है। इन सब समेत दीगर सवालात के जवाब आज के शो में हासिल करने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, आज के शो में हम इन तमाम सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे कि अनम ने इंट्रो में शुरू में कहा कि पीर का दिन जो है बड़ा बिजी दिन होता है, लेकिन अब मैं कहूंगी कि जो संडे का दिन होता है वो भी बड़ा बिजी दिन होता है, क्योंकि आजकल जैसे जैसे इलेक्शंस करीब है तो सियासी हलचल और गहमा गहमी जारी है। और कल के दिन की अगर बात की जाए और करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से अगर बात की जाए तो कल हमने देखा कि इमरान खान साहब ने भी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया, जिसमें उन्होंने अपनी वेबसाइट की रीलॉन्चिंग के हवाले से बात की। फिर दूसरी जानिब ANP के रहनुमा जो है असफंदियार वली वो खिताब कर रहे थे, और दूसरी ही जानिब जो है वो चीफ जस्टिस साकिब निसार ने भी विमेंस विंग से वहां पर खिताब किया। तो इस तरीके से काफी बिजी दिन जो है वो रहा और पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से काफी गहमा गहमी रही। और अगर ओवरऑल बात की जाए आज के हवाले से तो डेफिनेटली समातों का सिलसिला जारी है, और इन समातों के बाद अब अगली पेशियां कब होंगी उसके हवाले से भी डेट सामने आ जाएंगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें हमारे मुल्क में करंट जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, आज हम अपने शो में जो बात करेंगे डेफिनेटली जैसे कि हमने कहा कि DGI-SPR आसिफ गफूर साहब के हवाले से हम बात करेंगे, जिस तरीके से उन्होंने मुतवाज़िन और जिस तरीके से उन्होंने एक ज़बरदस्त ब्रीफिंग दी, जिसके बाद जितने भी मुखालिफिन थे उनके मुंह बंद हो गए। और साथ साथ आज के शो में हम अपनी तमाम टॉप स्टोरीज भी शामिल करेंगे और बात करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से भी, और कुछ बात करेंगे हम क्रिकेट के हवाले से भी, और साथ साथ आपको बताएं कि हॉकी के हवाले से जो कल एशिया का कप था वो पाकिस्तान जो है वो जीत ना सका। और डेफिनेटली शिकस्त है मौजूदा कारकर्दगी को देखते हुए जैसे उम्मीद की जा रही थी कि हमारी टीम शायद कम बैक कर जाए, तो हमारा शायद ही रह गया और बिल आखिर भारत ने हमें शिकस्त दी। लेकिन कोई बात नहीं, कम बैक करने की कोशिश करेंगे। इसी हवाले से शो में आगे चलकर भी मजीद बात होगी, और अभी नजर डालते हैं हमारी टॉप स्टोरीज पर। खजाना के वजीर आज फिर कचहरे में। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में सागडार के खिलाफ असासजात रेफरेंस की समात होगी। अदालत ने इस्तगासा के 2 गवाहों को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। पेशी के मौका पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। अपने खिलाफ साजिशों के राग अलापती नून लीगी हुकूमत को पाक फौज के मईशत से मुतालिक बयान से ना जाने किसकी बुआई के एहसन इकबाल सीख पा हो गए। सख्त रवैया अपनाते हुए बड़ी बड़ी बातें कर गए। रद्द अमल में फौजी तर्जुमान आसिफ गफूर ने मामला निपटा दिया, फिर एहसन इकबाल ने भी वजाहत कर दी। सिविल और अस्करी क़यादत मिलकर एक आवाज से पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कौम को भी पुरुमीद करते रहेंगे और दुनिया को भी पाकिस्तान के बारे में पुरएतमाद करते रहेंगे। तो जनाब, आज है मेरे पास जंग, और जंग की जो मेन लीड है वो है कुरम एजेंसी के हवाले से, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि होनी भी चाहिए और बिल्कुल है। ये खबर है कैनेडियन ख़ानदान के अगवाकारों के हवाले से, जिसको पाक फौज ने जो है बाजियाब कराया, लेकिन इसके नतीजे में हमारे कैप्टन हसनैन और 3 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया। उनको हम बहुत ज़्यादा खिराज तहसीन पेश करते हैं, बल्कि हम क्या पूरी दुनिया ही उनको खिराज तहसीन पेश कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी शुक्रिया अदा किया और साथ साथ ट्वीट भी किया, और इसके ऊपर भारत को जो है काफ़ी ज़्यादा खदशात लाहक हो
गए हैं। इसलिए भारतीय रहनुमा जो हैं, कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी, उन्होंने मोदी जी को कहा है कि जी अब आपको एक दफा फिर से डोनाल्ड ट्रंप को गले लगाना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफा फिर से जो है वो नरमी दिखाई है और पाकिस्तान को उन्होंने शुक्रिया कहा है। अगर बात करें कैप्टन हसनैन के हवाले से, तो इनका ताल्लुक ननकाना साहब से था और जब इनका जज्बे खाकी ननकाना साहब ले जाया गया तो वहाँ पर सिखों ने एम्बुलेंस के ऊपर जो है गुलबाशी की और निहायती जोश और जज्बे के साथ इनकी जज्बे खाकी का इस्तकबाल किया। और क्या जज्बा है पाक फौज का कि पूरी दुनिया सराहती है, बल्कि पूरी दुनिया नहीं, जो कैनेडियन जोड़ा है उसने भी इस बात को तस्लीम किया है और अपनी वीडियो में जो है वो ये बात की है कि पाक फौज ने जिस तरीके से कार्रवाई की और पाक फौज की ISI और पाक फौज जिस तरीके से उनके शाना बशाना खड़े रहे और जिस तरीके से दुश्मनों से उन्होंने निकाला उनको वहाँ से, ऐसी कार्रवाई उन्होंने दुनिया में नहीं देखी। उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका और कनाडा में बड़ी से बड़ी कार्रवाइयाँ देखी हैं, लेकिन जिस तरीके से पाक फौज ने इस दफ़ा जो है वो कारकर्दगी दिखाई है हमेशा की तरह, वो खिराज तहसीन है। तो पूरी दुनिया इस वक्त कैप्टन हसनैन की इस शहादत को सराह रही है, पूरी दुनिया जो है खिराज तहसीन पेश करती है। एक दफ़ा फिर पाक फौज ने साबित कर दिया कि वो दुनिया की बेहतरीन फौज है। बिल्कुल यही खबर इस वक्त कोरोना इमरजेंसी के हवाले से यहाँ पर भी लगाई गई है और तफसीलन सब आपको बता ही चुके हैं, तो इस पर मजीद बात नहीं करते, बल्कि कुछ अहम और मजेदार बयानात मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, जिसमें इमरान खान का बयान वर्कर्स कन्वेंशन से जब वो खिताब कर रहे थे तो वो इंतहाई अहम है, क्योंकि ऐसे ऐसे उन्होंने पंच लाइन्स दी हैं कि वाकई में सबको जो है तनकीद का बहुत बुरी तरह से निशाना बनाया गया, जिसमें मैं आपको जरूर पढ़ के सुनाऊंगी कि उनका कहना है कि फौज ने सही काम किया, मैं साथ हूं, शरीफ माफिया करप्शन बचाने के लिए जमहूरियत पर इस वक्त दाव लगाकर बैठी हुई है, जमहूरियत को इस वक्त डिरेल करने की कोशिश कर रही है और सिर्फ उनका यही काम है कि अपने पैसे किसी तरह बचा लिया जाए। मरियम नवाज पर उन्होंने तनकीद की कि बिल्कुल ऑस्कर विनिंग वो परफॉर्मेंस दे रही हैं, जिस तरह से वो पार्टिसिपेट कर रही हैं सियासत में और जैसे बयान दिए जा रहे हैं वो किसी पॉलिटिशियन से, किसी बड़े पॉलिटिशियन से कम नहीं है, लेकिन वो परफॉर्मेंस के ऊपर उनका कहना है कि जी बड़ी ऑस्कर विनिंग टाइप की परफॉर्मेंस है। और जरदारी साहब को भी उन्होंने एक तरह तनकीद का निशाना बनाया और उनका ये कहना है कि आसिफ जरदारी शक्ल से ही डाकू लगते हैं, इनसे बहुत बेहतर हैं जो एटलीस्ट छुपने की कोशिश नहीं करते, जो करते हैं वो सामने नजर भी आ रहा होता है और वो शक्ल से भी जो है वो डाकू ही दिखाई देते हैं, जिसके ऊपर हमने देखा कि मौला बख्श टांडियों ने भी काफी सख्त बयान दिए कि आपको शायद डर लगता है जरदारी साहब से, जो आप इस तरह के बयान दे रहे हैं आपको उनकी शक्ल से डर लगना शुरू हो चुका है। एनीवे, इसके अलावा इमरान खान ने जनाब अल्टीमेटम भी दिया है और उनका कहना है कि हुकूमत ने अगर इंसाफ की राह में रुकावटें डाली तो एक बार फिर से हम सड़कों पर निकल कर आएंगे, आवाम की अदालत में आएंगे। तो जनाब आपके ऊपर भी अभी कुछ केसेस चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में आज आपकी भी पेशी है, तो इस हवाले से भी थोड़ा गौर फिक्र आप कर लीजिए। दूसरी तरफ जनाब डार के खिलाफ भी नैब रेफरेंस की समाअत आज होने जा रही है, चौथे गवाह आज पेश होंगे और ये की 5वीं पेशी है। लेट्स सी, अभी तक तो डिले आ चुका है और कहा जा रहा है कि 12 बजे समाअत का आगाज होगा, तो उस हवाले से आपको आने वाले आज न्यूज के बुलेटिन पे जरूर अपडेट भी करेंगे। लेकिन कुछ दीगर खबरें अगर हम शामिल करें तो उसमें आपको ये बताएं कि वुमेन जजेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इंसाफ के हवाले से बड़ी बातें की और उनका कहना था कि इंसाफ में जल्दी इसे दफन करने के मुतरादिफ है। तो जस्टिस साहब, एक चीज तो मैंने भी जानी है अब तक और ये बात मुझे भी पता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो अब आपकी बात और इस बात में थोड़ा सा जो फर्क है उससे काफी अहम सवालात भी खड़े होते हैं। अच्छा, जैसे साकिब निसार की आपने बात की तो बड़ी जबरदस्त कल उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि जो लॉज हैं उसको अप्लाई किया जाएगा और साथ साथ उन्होंने अपने जो सीनियर वकला हैं जिन्होंने भी सर्व किया है जुडिशरी के अंदर, उन्होंने कहा कि वो आएँ, नए आइडियाज शेयर करें और नया जो है वो रिफॉर्म लेकर आएँ। और इमरान खान के हवाले से जो बात करी थी आप, तो इमरान खान के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त कल जो है इमरान खान ने अपनी कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग तनकीद करते हैं कि इमरान खान अपने कारकुनों से नहीं मिलता, उनको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जो कारकुनों की तादाद है वो बेइंतहा है। तो उसके लिए अब उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसके तहत जो भी उनके पास उनका मेंबर होगा वो महीने में एक दफ़ा जो चाहे जैसा चाहे कमेंट कर सकता है और पूरी की पूरी जो क़यादत है उस कमेंट को देखेंगे और खुद इमरान खान साहब जो है उस वेबसाइट को देखेंगे और कोई भी कारकुन उनसे कांटेक्ट कर सकता है। तो उन्होंने अब इन तमाम अफवाहों से जो है वो जान छुड़ा लिया और अब वो अपने कारकुनान के साथ जो है इन टच रहेंगे। दूसरी बात ये, पाक फौज के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि अगर पाक फौज के साथ हम नहीं खड़े होंगे तो क्या भारत खड़ा होगा। और बड़ी ज़बरदस्त कल उन्होंने पंच लाइन दी है और उन्होंने कहा है कि एक दफ़ा फिर से बाहर आने की ज़रूरत है और निकलने की ज़रूरत है। साथ साथ तहरीक इंसाफ को सबसे मकबूल तरीन जमात भी करार दे दिया।
किया है। अच्छा, इसहाक डार साहब के हवाले से भी हम आपको गाहे बगाहे अपडेट करेंगे क्यों आज उनकी समाअत जो है वो 12 बजे तक मुलतवी हुई है, क्योंकि ख्वाजा हारिस जो है वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो उनके मुआविन वकील जो हैं उन्होंने ये कहा कि जनाब इस्तिस्ना दी जाए, लेकिन उनके वकील की जानिब से ये कहा गया कि क्योंकि इसहाक डार को वजारती उमूर निपटाने हैं इसलिए इस्तिस्ना दी जाए। तो लेट्स सी कि अब क्या होता है। ख्वाजा हारिस का जो है वो इंतजार किया जा रहा है, जबकि समाअत जो है वो 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। अच्छा, यहाँ पर जो मेन लीड लगी हुई है, एक और जो मेन लीड है वो हम आपको बता ही चुके हैं, वो डेफिनेटली इंसाफ के हवाले से है, और दूसरा फौज के साथ, जो कि बयान अभी मैंने इमरान खान साहब के हवाले से आपको बताया। दूसरा यहाँ पर जो एक और मेन लीड है वो है कि पीटीआई तकसीम, शाह महमूद और जहांगीर तरीन ग्रुप आमने सामने। पीटीआई के हवाले से इंटरनल जो इनके भी जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं उस हवाले से जो है यहाँ पर एक खबर है कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन जो है वो आमने सामने है। जबकि एक और चीज़ जो कि कल एएनपी के रहनुमा ने बात की, असफंदियार वली ने, कि क्या सर्दियों तक डेंगू चलने देंगे तो क्या अवाम ऐसे ही मरते रहेंगे। और साथ साथ कल उन्होंने जो है बिल्कुल चैलेंज दिया है कि अगर उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई करप्शन का केस है तो उसको सामने लेके आए, क्योंकि एहतसाब अदालत में वो सबसे पहले जाने के लिए जो तैयार है। और साथ साथ उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कहा कि जब भी उनके ऊपर केस चलता है तो वो अपनी बेगम जो है उनके दुपट्टे के पीछे छुप जाते हैं। अच्छा जी, और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 300 से जायद जो है वो अफराद डेंगू वायरस का शिकार हो गए, जिसके हवाले से एनपी के रहनुमा ने कल ये गुफ्तगू की। अच्छा, उन्हीं का एक बयान जो भी आप इमरान खान के हवाले से कर रही थी, इसीलिए मैं उसमें बीच में आपको बताना चाह रही थी कि सियासत के हवाले से उनका ये भी कहना था इमरान खान पर तनकीद करते हुए कि जब से इमरान खान सियासत में है, सियासत से शराफत चली गई है। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग से बयान जो है उनका तबादला कल हमने देखा पूरा दिन होता रहा। मुख्तलिफ सियासतदानों की जानिब से जरदारी साहब भी इन एक्शन दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि जनाब चारों सूबों के लिए मैंने अपनी टीम को कह दिया कि तैयारी पकड़ लें, आगे इंतखाबात भी आ रहे हैं। और ऐसा ही होता है, जब भी इंतखाबात आते हैं तैयारी बड़ी जोरों शोर से चलना शुरू हो जाती है। एनीवे, कुछ दो खबरें आपके साथ मजीद शेयर करेंगे, एक बुरी है एक अच्छी है। पहले बुरी खबर सुना देते हैं ताकि अच्छी खबर का जो मजा है वो ज्यादा देर तक रहे। कराची की आवाम को आज थोड़ी सी मुश्किल का सामना होगा क्योंकि 40 करोड़ गैलन पानी फराहम नहीं किया जाएगा। वाटर बोर्ड ने ऐसा कह दिया है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक अगर आपके घर पानी नहीं आ रहा तो जनाब थोड़ा सा आपको खुद से गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि बिजली की बंदिश के बायस जो है ये पानी आपको बताएं पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान और श्रीलंका दूसरा वनडे आज खेला जा रहा है। पहले वनडे में, इंटरनेशनल वनडे में कामयाबी के बाद पाकिस्तानी टीम बड़ी पुरएतमाद दिखाई दे रही है, पूरी फॉर्म में दिखाई दे रही है। जबकि अच्छी खबर यह है कि जनाब वेस्ट इंडीज और श्रीलंकन टीम्स ने भी पाकिस्तान आने का फैसला कर लिया है, जिसकी नवीद हमें सुनाई है नजम सेठी साहब ने। सो कांग्रेचुलेशंस टीम पाकिस्तान। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे, जो कि डेफिनेटली इसहाक डार साहब के हवाले से है। तो सबसे पहले हम रुख करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत का और जानेंगे अपने नुमाइंदे नासिर काज़मी की से कि इस वक्त शहर इक़्तिदार में क्या इवेंट होने जा रहे हैं और समाअत का क्या अहवाल है। जी नासिर काज़मी, गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग। आज सब यहाँ पर अदालत के बाहर का जो माहौल है, यहाँ पर खासी सिक्योरिटी है और हमेशा जो 5वीं पेशी है आज इसहाक डार की, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि सुबह ही इसकी हियरिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन जब इसहाक डार पेश हुए तो यहाँ पर उनके जो मरकजी वकील हैं ख्वाजा हारिस, वो उनकी अदम मौजूदगी के बायस जो है इसकी समाअत आगे नहीं बढ़ सकी और 12 बजे तक ये अब वक्फा किया गया है इस समाअत के दौरान। अब देखना ये होगा कि 12 बजे जब समाअत दोबारा शुरू होती है तो क्या ख्वाजा हारिस उस वक्त तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी आज बड़े अहम केसेस हैं जहाँ पर ख्वाजा हारिस की एंगेजमेंट्स हैं। और इस हवाले से अब यहाँ की जो अदालत है, एहतसाब अदालत है, वो ख्वाजा हारिस के दलाइल का। अच्छा नासिर काज़मी, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी और ये पूछना चाहूंगी कि ख्वाजा हारिस क्योंकि नहीं पहुंचे हैं कोर्ट, तो क्या वजह सामने आई उनके ना पहुंचने की? क्या कोऑर्डिनेशन नहीं हुई थी उनकी इसहाक डार से? उनको तो पहले पहुंचना चाहिए था और यूजुअली वो पहुंच भी जाते हैं। जी बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन थी, लेकिन सबसे पहले जो दरख्वास्त दी गई थी इसहाक डार की जानिब से कि उनके वजारती अमूर हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, उन्होंने बहुत सारे अमूर को देखना है, तो आज उनको इस पेशी से इस्तिस्ना दी जाए। सबसे पहले वो रिजेक्ट हुई। उनका ख्याल ये था कि शायद ये जो एप्लीकेशन है उसको अदालत मान लेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, मुस्तरद की गई उनकी इस्तदा। और उसके बाद फिर जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, वो उस वजह से नहीं आ सके और 12 बजे का टाइम है। अब 12 बजे तक
ख्याल ये किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनको निपटाने के बाद ख्वाजा आरिस यहाँ पर बिल्कुल ठीक। नासिर काज़मी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से, जहाँ पर केस की समाअत जो है वो आज होने जा रही है, लेकिन अभी तक ख्वाजा हारिस नहीं पहुंचे हैं और अब कहा जा रहा है कि 12 बजे तक इस केस की समाअत, अगर ख्वाजा हारिस पहुंचते हैं तो फिर शुरू होगी। आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं लाहौर का, जहां से हमें अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे तारिक खान। उनसे जानते हैं कि लाहौर शहर में आज क्या क्या एक्टिविटीज हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत भी बड़ी सरगर्म दिखाई दे रही है, इसके अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज वीकेंड पर होती रही, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा तारिक खान। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि लाहौर में जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं वो ज़रूर होती हैं और सियासत का अगर गढ़ समझा जाए तो बड़ी हद तक जो है लाहौर और इस पे पूरा उतरता है। और पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी जो हैं वो लाहौर में पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे मौजूद हैं और ख़ासतौर पे 2013 के इलेक्शन में जो टिकट होल्डर से पीपल्स पार्टी के उनको बुलाया गया, उनसे मुशावरत की गई कि क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी को वो कामयाबियाँ हासिल नहीं हो सकी जो माजी में होती रही हैं। इस हवाले से मुशावरत हुई है और आज भी आसिफ अली जरदारी से जो है इसी सिलसिले में जो पंजाब के रहनुमा हैं, जो अहदेदारान हैं, वो मुलाकात करेंगे और इस बात पर ख़ासतौर पर ग़ोर दिया जाएगा 2018 के इलेक्शन जो है तो किस किस्म के कैंडिडेट्स को सामने लाया जाए ताकि कुछ ना कुछ जो सीट्स हैं वो हासिल की जा सकें। तो ये एक उनका जो सियासी एक्टिविटीज़ है वो सबसे बड़ी पीपल्स पार्टी के हवाले से है जो आसिफ अली जरदारी साहब यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा पंजाब असम्बली का सेशन है जो आज होगा और इसके अलावा ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो लाजमी बात है वो भी धुआंधार होती है और वो भी किसी न किसी को हिट कर रहे होते हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब की भी अलावा जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अहम होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो ब्राइडल वीक जो है वो मनाया जा रहा है और आज एक मुकामी होटल में रात से जा रहा है, आज उसका आखिरी रोज़ है। तो और ये भी एक ब्राइडल वीक जो है एक रंगारंग फंक्शन जो है इसकी भी एक खबर बल्कि एक रिपोर्ट जो है वो लोगों को सामने नज़र आएगी। अच्छा तारिक खान, डेफिनेटली इवेंट्स तो बहुत सारे हैं। ख्वाजा जो है वो साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, ब्राइडल वीक का आखिरी रोज़ है। ये बताएं, आप बड़े फ्रेश लग रहे हैं आज। जी बिल्कुल, आज वैसे मैं रूटीन रोज की तरह नहा के हूँ। लाहौर में थोड़ा सा कुछ मौसम चेंज हो रहा है, लाहौर में पानी आ रहा है जी उसी की। लेकिन अगर आप धूप में खड़े हो तो आपको गर्मी लगेगी, हल्की हल्की हवा से मौसम। ठीक है जी, तारिक खान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और में जो ब्राइडल फैशन वीक है उसकी रंगीनियां जारी हैं, पूरी आबोताब के साथ जारी हैं और जबरदस्त किस्म का ब्राइडल फैशन वीक हो रहा है। काफी सारे डिजाइनर्स जो हैं उन्होंने अपनी कलेक्शन यहाँ पर प्रेजेंट की है और बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिल रही है। और इस दफा मॉडल्स हैं जो है इनके मेकअप भी काफी चेंज हैं। तो ओवरऑल ग्रूमिंग, ओवरऑल ब्राइडल फैशन वीक जारी है और जिन जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं इस एग्जीबिशन को, इस फैशन वीक को, तो आज शिरकत कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं इसहाक डार के हवाले से, जो आज अदालत में पेश होने जा रहे हैं। 5वीं पेशी है उनकी और आज चौथे जो गवाह हैं उनके बयानात भी कलमबंद करवाए जाएंगे। 12 बजे का वक्त दिया गया है क्योंकि अभी तक ख्वाजा हारिस जो है वो अदालत पहुंचे नहीं है, तो अब उसको आगे बढ़ाकर टाइम जो है 12 बजे का कर दिया गया। अब सिचुएशन कुछ यूँ है कि उनके ऊपर पहले भी इल्जाम आयद किए गए थे और इल्जाम ये थे कि आमदनी से ज़ायद असासाजात हैं और कहा जा रहा था कि उनके पास जो इस वक्त असासे हैं वो इतने बढ़ चुके हैं कि उनकी आमदनी से 91% जो है उनके असासे इस वक्त ज़्यादा हैं। एक तो इल्ज़ाम ये है, फर्द जुर्म में भी जो है वो इसी बात को कहा गया है। 28 सितंबर को जब उनके ऊपर फर्द जुर्म की गई उसके बाद से अब तक ट्रायल का सिलसिला जारी है और इस ट्रायल के अंदर उन्होंने 5 बार जो है वो आज इनकी 5वीं पेशी भी होने जा रही है। तो इस हवाले से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे सवालात हैं जो कि उठ रहे हैं। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है जस्टिस शाइक उस्मानी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आज एक अहम पेशी है, क्या कहेंगे आप, क्या होने जाएगा आज? आज तो उनकी पेशी थी लेकिन सुना है कि शायद वो उनके वकील साहब मौजूद नहीं है, इस वजह से एडजर्न हो गया मामला। जी थोड़ा डिले हो गई है 12 बजे तक दोबारा। जी तो 12 बजे के बाद फिर कितने 1.5 घंटे का टाइम है, इसमें तो कुछ नहीं होगा। आज उनकी अपनी वो एग्जामिशन की भी तो दरखास्त है, उसकी भी सुनवाई होगी। आज तो कोई खास कार्रवाई नहीं होगी इससे ज़्यादा। अच्छा
सर इंडाइक्ट तो हो चुके हैं इसहाक डार साहब और विटनेसेस की रोशनी में ये समातों का सिलसिला जो है आगे बढ़ रहा है, आप कैसे देख रहे हैं सारे प्रोसेस को? देखिए, पहली तो बात यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो है इसहाक डार साहब को, उनको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहना चाहिए इस सिचुएशन में। जी। अभी वो ये कह रहे हैं कि उनको काम बहुत है, इस वजह से सचना होना चाहिए। तो ये बड़ा अजीब सा नागवार से गुजरता है कि मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर जो है फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के लिए कोर्ट के सामने पेश हो रहा है। तो ये मॉरली तो उनको चाहिए था, रिजाइन कर देना चाहिए था, और जब तक ये केस चल रहा है। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा शाइक साहब, ये बताइएगा कि बहुत सी अब बातें जो सामने आ रही हैं और उनका अपना मौक़िफ़ भी ये है इस मामले में कि उनका नाम पनामा केस में तो नहीं आया था, लेकिन फिर भी उन्हें इस तरह के केस में घसीट लिया गया है। अब इस इस्तीफे की आवाज़ें भी आ रही हैं, आप भी ये कह रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, मॉरली तो ऐसा बनता है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो अभी अपने जिस मनसब पर रहकर इन तमाम केसेस में पेशी कर रहे हैं, उससे हमारी जो बहुत सी ऐसी मीटिंग्स जैसे मॉनिटरिंग मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर उनकी पेशी भी वहां पर हम देख रहे हैं कि नहीं पॉसिबल हो पा रही है, तो इससे कितना फर्क पड़ेगा उनकी अदम मौजूदगी का? देखिए, उसके डिले होगा और क्या। मेन रीजन मेरे ख्याल में ये सारी चीजें जो इस बात से की जा रही है ताकि डिले हो, और जो उनकी स्ट्रेटजी है PMLN की, वो तो साफ जाहिर है कि चाहते ये है कि ये रेफरेंसेस की हियरिंग इतनी डिले हो जाए कि मार्च तक मामला चल जाए। मार्च में सेनेट इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद ये डिसॉल्व हो जाएगी असेंबली, तो इलेक्शन हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में सारे स्ट्रेटजी यही है। ठीक है, क्या आपके मुताबिक कि डिलेइंग जो है वो स्ट्रेटजी है ताकि डिले किया जाए मामले को? सर आपके फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशन है करप्शन के, तो आपको क्या लगता है कि इस मामले में ज्यादा से ज्यादा सजा क्या हो सकती है? 14 ईयर्स है सजा, जो इनकी चार्जेस है इनके ऊपर की सजा 14 ईयर्स मैक्सिमम है। तो सर असासाजात जो हैं जिनके हवाले से कहा गया है कि इन्होंने अपनी आमदनी से ज्यादा जो इनके पास असासाजात हैं और बड़ा मुख्तसर वक्त में ये असासाजात इन्होंने बना लिए हैं, तो उस हवाले से क्या असासाजात वापस लेने के लिए भी अदालत कोई हुक्म सादिर कर सकती है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो सब कॉन्फिस्केट हो जाएंगे, जितनी इनके असासे हैं एक्स्ट्रा वो सब कॉन्फिस्केट हो जाएंगे। अगर बाद में अगर ये फाइनली डिसाइड हुआ, जिसके आपको मालूम है अपील होंगी, लाहौर में हाई कोर्ट में अपील होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी, कि मामला ये कोई एक साल के अंदर तय होने वाला नहीं है। तो जब भी होगा तो उनके असासे भी जब्त होंगे और उनको सजा भी होगी। अच्छा ये भी बताइएगा जस्टिस साहब के अदालती लिहाज से, कानूनी लिहाज से क्या हमारा एक कानून है कि अगर इस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर पर ये इल्जामात अभी जैसे चल रहे हैं, ये केस आगे चल रहा है, अगर ये इल्जामात साबित हो जाते हैं तो फिर आगे क्या होगा? देखिए, जब अगर एक दफा ये कन्विक्ट हो गए तो नेचुरली कन्विक्शन के बाद उनकी असेंबली की सीट तो खत्म हो जाएगी और वो मिनिस्टर तो नहीं रह सकेंगे। मिनिस्टर नहीं रह सकेंगे। हाँ, वो एक ऑर्डिनरी वो। अच्छा सर, ओवरऑल अगर समात को देखा जाए तो जिस तरीके से इसहाक डार साहब ने बहुत कॉन्फिडेंस शो किया कि मैं इन तमाम ट्रायल से बाहर आऊंगा और तमाम जवाबात दूंगा, आपको क्या लगता है अभी नून लीग के पास जो है वो क्या मुतवाजन जो है वो आर्ग्यूज हैं, क्या मुतवाजन विटनेस हैं जो ये इस तरीके से इतने कॉन्फिडेंट नजर आते हैं? इनका इसहाक डार का जो केस है ना वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है बाकी दूसरों से। अच्छा, इसहाक डार का जो केस है वो एसेंशियली मनी लॉन्ड्रिंग का है और असासे उनके एक्स्ट्रा जो है उसके ऊपर है। तो बाकी लोगों का तो और दूसरे चार्जेस हैं, लेकिन इनके ऊपर ये चार्जेस हैं। तो ये अगर वो अपने इनके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी मौजूद है जो अपने असासे की और हर एक चीज की, अब हमें मालूम नहीं, अगर मौजूद है तो यकीनन वो बरी हो जाएंगे, अगर नहीं मौजूद है तो पकड़े जाएंगे। अच्छा तो सर आपको क्या लगता है कि अगर विटनेसेस ये शो करने में नाकाम नजर आते हैं तो कितने टाइम तक इस केस का फैसला आ जाएगा इसहाक डार साहब के हवाले से? देखिए, इन चीजों में टाइम तो लगता है क्योंकि ये ट्रायल है ना, तो ट्रायल में तो जो मुलजिम होता है उसको पूरे मौके दिए जाते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो ये कहना कि वो 6 महीने में जैसा सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट डाली हुई है, तो उसमें फैसला होना तो मुझे बहुत ही मुश्किल नजर आता है, क्योंकि फिर अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका मतलब ये कि जस्टिस विल नॉट बी सीन टू बी डन, जिसका कहते हैं, जस्टिस भी दिखाई नहीं दे रहा। तो उनको आपको मौका देना पड़ेगा, उनको चाहे आदमी कातिल हो जो भी हो, लेकिन उसको मौका तो देना होता है डिफेंड करने के लिए।
चलें जी, बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ इस वक्त लाइन पर थे और जो एलिगेशंस इस वक्त इसहाक डार के ऊपर है उस हवाले से तफसीली तौर पर बता भी रहे थे और कानूनी एतबार से भी ये कि अगर उन पर एलिगेशन साबित हो जाते हैं तो उसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहेंगे। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि वाकई में नून लीग बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, जबकि गुज़िश्ता 2 माह से उनकी मुश्किलात वक्तन फवक्तन बढ़ती चली जा रही है। मईशत पर भी सवालात उठ रहे हैं और बहुत से दीगर सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी ये सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन नून लीग का अपना स्टैंड है, नून लीग की अपनी पॉलिसी है और जिस तहत ये सब कुछ हो रहा है, मेरा ख्याल है कि जब केसेस का फैसले आएंगे तो ज्यादा क्लैरिटी के साथ हम इस पे अच्छा, बात भी केसेस के फैसले आएंगे तो डेफिनेटली ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल जो एक जनरल परसेप्शन है वो ये है कि जी नून लीग डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो इख्तियार करिए ताकि मार्च तक इस मामले को खींचा जाए और फिर इलेक्शन आ जाएंगे तो डेफिनेटली असेंबली जो है रिजॉल्व हो जाएगी तो खुद ही आसानियां पैदा हो जाएंगी। लेकिन अगर देखा जाए कोर्ट के हवाले से, नैब के प्रोसेस के हवाले से, ओवरऑल अगर हम जजमेंट्स के ऊपर जाएं तो डेफिनेटली नून लीग के गिर्द जो है वो घेरा तंग होता जा रहा है और बार बार पेशियों पे जो भी टैक्टिक्स यूज की जाती हैं या जो भी मसाइल हैं उससे नून लीग की जो साख है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। अगर एहतसाब अदालत की बात करें, पिछली पेशी की बात करें तो उसमें भी यही हुआ और इस पेशी में भी जो है ख्वाजा हारिस का पेश ना होना और ये जाहिर करना कि हमने इसलिए इस्तिस्ना मांगी है कि जी वो वजारती उमूर संभाल सकें, तो उसके हवाले से नून लीग का कॉन्फिडेंस जो है वो कुछ अलग कहानी जो है वो बयान करता है। तो देखते हैं कि इंडाइट हो चुके हैं, अब कन्विक्शन के बाद जो है वो कितना अखलाकी मेयार कायम रखते हैं और कायम रहते हैं अपने उहदे पे। बिल्कुल जनाब, ये तमाम सिचुएशन जो इस वक्त करंट चल रही है तो इस हवाले से तो हम आपको अपडेट कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत वायरल होती हैं और दिन ब दिन जैसे ही वो बढ़ती हैं हम भी आपके साथ यहाँ पर शेयर करते हैं। आज हमारे पास कौन सी वीडियो है बाप बेटे की, आइए आपको दिखाते हैं। इंतहाई खूबसूरत ये वीडियो है और वाकई में बाप बेटे के रिश्ता मेरा ख्याल है दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है माँ के रिश्ते के बाद, लेकिन जहाँ आपको माँ इमोशनली और मॉरली जो है स्ट्रॉन्ग करती है, वहीं पर इस सोसाइटी में उठने बैठने के तौर तरीके और वहाँ पर आपकी बैकबोन के तौर पर आपका बाप ही हमेशा खड़ा दिखाई देगा। ठीक है जी, बिल्कुल जबरदस्त किस्म की वीडियो थी। गुड मॉर्निंग आज मैं यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब कुछ बात करते हैं हालिया दिनों के हवाले से, जिसमें कुछ बयानात के बायस सिविल और अस्करी इदारों में महाजराई का तासुर मिला। ऐसा लगा जैसे जमहूरियत हो, लेकिन DGISPR ने जमहूरियत को फौज से खतरे की वाज़ेह तरदीद कर दी और साथ ही ये भी कहा कि वजीर दाखिला के बयान पर बतौर सिपाही और पाकिस्तानी दुख हुआ। मेजर जनरल आसिफ गफूर बोले कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मईशत गिर रही है या हालात खराब हो रहे हैं, सिक्योरिटी और मईशत लाजिम व मुल्जिम है। उन्होंने मजीद भी कहा कि एक भी होता है इसमें से तो दूसरे पर जरूर इस चीज का असर पड़ता है। नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि मामले को बढ़ाने के बजाय ठंडा करना चाहिए, जिसके बाद एहसन इकबाल ने भी मीडिया पर आकर तमाम तर बातों की वजाहत कर दी। गवर्नमेंट लाने की बातचीत हो रही है या कोई डिफेक्टिव मार्शला लग रहा है, मुल्क की तरक्की करनी है तो इसमें हर किस्म का इस्तेहकाम होना जरूरी है। हुकूमत का चलना जरूरी है, हुकूमत का काम करना जरूरी है और एक सिस्टम जो है जो कि एस्टेब्लिश सिस्टम है जमहूरियत का, उसका चलना जरूरी है। कि जब मैं यहाँ खड़े होकर बात करता हूँ मेरी जाती बात नहीं होती। आई एम स्पोक्स पर्सन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। पाकिस्तानी मईशत बुरी नहीं तो बहुत अच्छी भी नहीं, बात तो सच है, लेकिन कही DGISPR ने तो सच ज्यादा कड़वा लगा। DGISPR की जानिब से कहे गए इस बयान के बाद हुकूमती ऐवानों में हलचल सी पैदा हो गई। पहले ही अपने खिलाफ साजिशों के राग अलापती नून लीगी हुकूमत को इस बयान ना जाने किसकी बुआई। वजीर दाखिला एहसन इकबाल जो इससे पहले रेंजर्स तैनाती के मामले पर उलझे हुए दिखाई दे रहे थे, इस बार DGISPR के इस बयान पर सीखपा हो गए। देखिए, हम कई बार इस अज़्म का इजहार कि पाकिस्तान को जो खतरात दरपेश हैं उनका मुकाबला सब मिलकर कर सकते हैं और इस वक्त बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर हम आहंगी हो, तमाम कौमी इदारे मिलकर काम करें, कौमी क़यादत एक पेज पर रहे और इसी से हमने दहशतगर्दी को शिकस्त दी है और इसी जज्बे से हमने मुल्क की मईशत का रुख मोड़ा है और इसी तरह आगे चलना चाहिए। मुझे जो दुख हुआ था वो सिर्फ इस बयान पे हुआ था कि जिसमें ये मंसूब की गई थी बात कि पाकिस्तान की मईशत अगर बुरी भी नहीं तो अच्छी भी नहीं है। एहसन इकबाल ने एक बयान जारी किया कि DGISPR को मईशत पर बयानात और तबसरों से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत
मुस्तहक और गैर जिम्मेदाराना बयानात पाकिस्तान की आलमी साख को मुतासिर कर सकते हैं, जबकि IMF प्रोग्राम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। वजीर दाखिला के इस बयान के बाद ये खबर तबसरों और तज्जियों की जीनत बन गई। गोया मालूम हुआ कि एहसन इकबाल रेंजर्स तैनाती मामले करेंगे, लेकिन रावलपिंडी से DGI SPR ने मामले को निपटाते हुए कहा कि बतौर फौजी और पाकिस्तान के शहरी होने के नाते से एहसन इकबाल के बयान पर अफसोस हुआ है। हालांकि DGI SPR के बयान के बाद सख्त रवैया अपनाते हुए ये तक कह दिया था कि ऐसा बयान तो दुश्मन की जानिब से आता है, जिस पर DGI SPR ने वाज़ेह किया कि पाक फौज ने बहुत काम किया है, तमाम इदारों ने मिलकर काम किया। DGI SPR ने बताया कि आर्मी चीफ से भी कई लोगों ने गैर रस्मी बात की है। आर्मी चीफ ने हमेशा कहा है कि लोगों को चाहिए कि टैक्स अदा करें। तरक्की करेगा जब हम सब मिलकर काम करेंगे, और पाकिस्तान आर्मी जो है हर किस्म का तावन हर दायरे के साथ कर रही है और इंशाल्लाह करती रहेगी। इसमें किसी किस्म की रिजर्वेशन या फियर्स या प्रीएम्पशन नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम हर वो काम करेंगे जो आइन और कानून के अंदर है। DGI SPR का कहना था कि अगर सिक्योरिटी अच्छी नहीं तो मईशत कैसे चलेगी। उन्होंने कहा, कहता हूँ वो मेरी जाती राय नहीं होती बल्कि पाक फौज की जानिब से कहता हूँ। DGI SPR के इस बयान के बाद मतलब वाज़ेह है। अगर आसिफ गफूर को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है तो रियासती इदारे फौज पर तनकीद की जा रही है। फौजी तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने भी रद्द अमल दिया और कहा कि वो हर फौजी की इज्जत करते हैं और उन्हें ऑपरेशन रद्दुल फसाद करने वाली पाक फौज पर फख्र है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के टर्न अराउंड को सराहा जा रहा है और हमें भी पाकिस्तान की मईशत के मुस्बत पहलुओं को उजागर करना चाहिए। जो चैलेंजेस हैं वो हम सबको मालूम है और हम उनसे निपटने की सलाहियत भी अल्लाह के फजल से रखते हैं। तो क्या वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान के बारे में खुद भी पूरे एतमाद हों और दुनिया को भी ज्यादा पूरे एतमाद करें। मैं समझता हूँ कि अब इस मायूसी को उम्मीद में बदलना चाहिए। लेकिन इस मामले के क्लाइमेक्स में एहसन इकबाल ने भी बात को खत्म कर दिया। कहा, फौजी तर्जुमान की वजाहत आ गई, मामला खत्म हो गया। जवाबुल जवाब देना मुनासिब नहीं। मैंने किसी का दिल दुखाने की बात नहीं की थी। जो बात कही थी वो बहैसियत जमहूरी कारकुन दिल दुखने पर कही थी। जज्बात से खेलने के बजाय यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। एहसन इकबाल बोले कि उन्हें फख्र है कि पाक फौज ऑपरेशन रद्दुल फसाद दहशतगर्दों का खात्मा कर रही है, जबकि हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग के लिए फंड्स मुहैया कर रही है। तो अब देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है बयानात सामने आए थे और इससे तो ऐसा लग रहा था एक वक्त में कि बराह रास्त सिविल और अस्करी क़यादत बिल्कुल आमने सामने आ गई, लेकिन तर्जुमान पाक फौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ वाज़ेह कर दिया और मामला बहुत अच्छे से निपटा। इसी सब पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे से इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि पैनामा केस के दौरान और बिलखुसूस फैसले के बाद हमने देखा कि नून लीग की जानिब से जाहिर फौज के ऊपर जो है वो नाम लिए बगैर तनकीद की जाती रही है, लेकिन अब वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने बराह रास्त फौज पर तनकीद की थी और सूरत हाल बिगाड़ की जानिब जा रही थी। ये आपको लगता है कि बाकायदा तौर पर हो रहा है या सिर्फ दानिस्ता तौर पर बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये एहसन इकबाल हों या नून लीग में जैसे परवेज रशीद हैं या कोई भी हो, उनका थोड़ा बहुत अपना भी मसला हो सकता है, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि ये सारे हजरात वो करते हैं जो इनका लीडर, जैसे ये लीडर मानते हैं, वो करना चाहता है या वो सुनना चाहता है। मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी प्रॉब्लम है कि वो कन्फ्रंटेशन के बगैर रह नहीं सकते। वो खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं और फिर उसी के साथ उनका मामला बन जाता है, गड़बड़ हो जाती है। पहले दौर में जब पहली दफ़ा ये प्राइम मिनिस्टर बने तो गुलाम इसाक खान के साथ इनका मसला बन गया और ये उनके साथ एक कन्फ्रंटेशन पैदा करके तो बैठ गए। ये कन्फ्रंटेशन की वजह से इनको मसले आए हैं। अब बात ये है कि ये चीज़ देखने वाली है, अगर एक इंसान को थोड़ी बहुत सूझबूझ हो तो वो अपना तजिया करे, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बदलते रहे, हुकूमतें बदलती रहीं, सदर बदलते रहे, मियाँ साहब तो वही है जिनका हर दफा मसला बन जाता है। बिल्कुल। तो मियाँ साहब को सोचना होगा कि ये कन्फ्रंटेशन बनती क्यों है और उनकी अपनी तबीयत में अगर ये कन्फ्रंटेशन वाली सोच मौजूद है और वो मैं समझता हूँ कि उनके अपने कंट्रोल में ही गालिबन नहीं है, उनकी शख्सियत में यह कमजोरी है कि कन्फ्रंटेशन की तरफ जाते हैं। पीछे जो दो चीज़ें हैं वो ये है कि वो ऐसा इख्तियार मांगते हैं, ऐसा इक़्तिदार मांगते हैं जहाँ कानून उनको इजाज़त दे न दे, लेकिन हर चीज़ उनके इशारों पर नाचती नजर आए। ये चीज़ उनको हमेशा प्रॉब्लम पैदा करती है। तो मेरा ख्याल है कि जो कुछ आप सुनते हैं एहसन इकबाल साहब से, परवेज रशीद साहब से, ये बुनियादी तौर पे
ये एक वही एक तरह की वफादारी है जो वो जी। जाहिर करते हैं मियाँ साहब को, ताकि ये उनकी गुड बुक्स में रहे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, बिल्कुल ठीक है कि डीजीआईएसपीआर ने जो भी कुछ कहा वो किसी से ढका छुपा तो नहीं, पर इतना जबरदस्त रिएक्शन दिया एहसन इकबाल ने। जबकि अपोजिशन लीडर की बात की जाए खुर्शीद शाह की, तो वो कहते हैं कि पूरा हक है उनको बात करने का मईशत के ऊपर। तो अगर एक फौजी ने ऐसा कह दिया तो इसमें क्या कब? इसके भी मैं समझता हूँ बड़े गलत पैराए में पेश की गई। इसके दो तीन जो नुकात मैं बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो इकोनॉमी का किस्सा है, इस पे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पास अब इतने रिजर्व्स नहीं हैं, उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने नहीं हैं, जबकि अगले साल इनको 31 अरब डॉलर की जरूरत पड़ेगी अपना कर्ज उतारने के लिए, कर्ज की पहली किस्त देने के लिए। अब ये उनकी रिपोर्ट कह रही है, जो इंटरनेट पे पड़ी है, सारी दुनिया पढ़ रही है जी। और इसमें ट्रिब्यून में छपी भी है जी। फिर IMF की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने ये कहता है पाकिस्तान अगर कर्जा लेना चाहे तो अगली दफा उसको कर्जा ना दिया जा सके। उसकी वजह यह है कि आपके पास जो रिजर्व्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के, वो 3 महीने के लिए काफी होना चाहिए आपकी इंपोर्ट्स के वास्ते। आज रिजर्व हैं वो 13.6 बिलियन डॉलर के हैं। इसका मतलब यह है कि आप 3 महीने अपना गुजारा नहीं चला सकते, लिहाजा आपको आगे कर्जा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कर्जा देने वाले ने यह सोचना है कि ये उतारने के काबिल हैं या नहीं है। सो ये भी चीज इंटरनेट पे मौजूद है, छपी हुई है। उसके साथ साथ आप देखिए कि आम आदमी इकोनॉमी पे बात करता है, जिस शख्स को 200 रुपए किलो टमाटर खरीदना पड़ता है, क्या वो बात नहीं करेगा कि क्या हालात हैं? या जो हमारे जैसे आदमी, जब अगर पिछले साल हम 10% टैक्स दे रहे थे, आज उसी पे हमें अगर 20% टैक्स देना पड़ रहा है, तो क्या मैं रोना नहीं रहूंगा इकोनॉमी का कि ये क्यों किया जा रहा है? इकोनॉमी आपकी जिंदगियों से, रोजमर्रा की जिंदगी से मुंसलिक है। उसके साथ साथ सिक्योरिटी का तो दामन का साथ है उसका, आप हटा ही नहीं सकते उसको। और फिर दूसरी जो बात साहब, बिल्कुल जी, आप आपने जो भी कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये भी बताइएगा कि चौधरी निसार जब वजीर दाखिला थे तो उस वक्त वजारत दाखिला और फौज के दरमियान तो कोई इस तरह का तबादला नहीं होता था, ना ही किसी किस्म की कोई रस्साकशी नजर आती थी, ऐसी कोई सूरत हाल बनी ही नहीं थी। अब हम देखते हैं कि एहसन इकबाल जो है वो बयानात दे रहे हैं वजारत दाखिला की हैसियत पर रहते हुए। आप क्या समझते हैं, ये सिर्फ उनकी जानिब से अपने कुछ पर्सनल बयानात हैं या पार्टी पॉलिसी भी इसी तनाजुर में सामने आ रही है? देखिए, बुनियादी तौर पे ये पार्टी का मसला है और पार्टी भी मैं समझता हूँ बड़े है। हकीकतन मसला तो मियां नवाज शरीफ का है, जिनके ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं जी। और करप्शन के इल्जामात जो हैं वो रियासत की तरफ से हैं। जो मुकदमा है वो रियासत बनाम नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ साहब से रियासत तवक्को करती है कि रियासत के ख्याल के मुताबिक वो 300 रुपए के करीब करप्शन कर बैठे हैं, जो हुकूमत को या रियासत को पैसा वापस चाहिए। अब उसमें होना तो ये चाहिए कि जो रियासत के साथ वफादारी का हलफ उठा के वजीर बने, जिन्होंने रियासत से तनख्वाहें वसूल की और कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि रियासत ये अंदाजा है कि पैसा 300 अरब रुपया मियाँ साहब ले गए तो उनसे वसूली करके दें। ये मुल्ज़िम के साथ जाके खड़े हो गए सारे। अब ये रियासत के साथ वफादारी है, ये उस मुल्ज़िम के साथ वफादारी है। बिल्कुल सही। ये सारा ये काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ इन्होंने जो हरकत की वो ये कि जो इनका हमेशा से एक वतीरा रहा है कि अदालतों के ऊपर चढ़ दौड़ो, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का हमला, जी जी। अब इन्होंने ये काम करना था, चुनाचे वो रेंजर्स के ऊपर चढ़ाई कर दी। असल मकसद था कि रेंजर्स को हटाया जाए और फिर हम मनमानियां करते रहे यहाँ पे, और फिर लाहौर से वकला ला के और लाहौर से और खुदा जाने किन किन लोगों को लेके आए और अदालत बोल दी। और आपने सब ने देखा कि एक इंस्पेक्टर को जो यूनिफॉर्म में वहां पे ड्यूटी पे खड़ा था उसको थप्पड़ मारा गया। आज दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो इन चीजों को अगर सामने रखें तो नजर आता है कि ये हुकूमत पूरी की पूरी अपने मुल्क के साथ वफादार नहीं, जितनी वफादार ये एक शख्स के साथ है जिसके ऊपर करप्शन का इल्जाम, उसके लिए ये हर तरह का काम कर गुजरने को तैयार है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आपने पार्टी पॉलिसी की बात की तो बिल्कुल जिस तरीके से हुकूमत के अपने वजीर ने ये बयान दिया, तो उसके बाद तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि पार्टी पॉलिसी थी। और अगर बात की जाए DGISPR की ब्रीफिंग के हवाले से, जिसका इंतजार किया जा रहा था, बैनुल अक़वामी तौर पर भी इसको जो है बहुत ज्यादा देखा गया कि क्या कहने वाले हैं DGISPR, लेकिन उन्हें तमाम तर इबहाम को, तमाम तर जो चीजें हैं उनकी तरदीद कर दी। तो अब आपको क्या लगता है कि नून लीग आगे भी हम तराशियां करती रहेगी, चाहे दबे लफ्जों में करे या फिर वाज़ेह तौर पर? देखिए, गुंजाइश पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। पहले इसलिए नहीं थी कि आप देखिए कि जब जनरल कियानी चीफ थे और हर रोज
की जाती थी जरदारी साहब की हुकूमत के लिए कि सितंबर में चली जाएगी, अक्टूबर में चली जाएगी, वो नहीं गई। तीनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आज दिन तक जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, दरमियान में राहिल शरीफ थे, वो बार बार अपनी तकरीरों में और बयानात में ये कहते रहे कि हम जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं, जमहूरियत हमारी जरूरत है, इसको चलते रहना चाहिए। इसके बावजूद ये कोई ना कोई इस तरह का शोशा छोड़ते हैं। सो एक चीज वाज़ेह है, 3 टेन्योर गुजर गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के और ये नजर आ गया कि जमहूरियत को फौज से कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मियां साहब का अपना मुकदमा है, उनको मुकदमा से बरी होने या ये बताने के लिए कि मेरी जायज आमदन थी और मैं जायज तरीके से मुल्क से बाहर लेके गया, इसका तो सबूत उनके पास है कोई नहीं। चुनाचे मुकदमे से बचने का रास्ता एक ही है कि इसको साजिश करार दिया जाए, और साजिश इसलिए कि वो कन्फ्रंटेशन वगैरह के जरिए इस तरह के हालात पैदा हो जाएं, वो मुकदमा धरे का धरा रह जाए। चुनाचे वो जो इस्लामाबाद से लाहौर तक का सफर उन्होंने किया अपनी नाहली के बाद, उसमें उन्होंने काम और कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि कन्फ्रंटेशन की तरफ बात लेके गए, और वो वादे कौम से किए जो कभी ना उन्होंने पहले किए ना ना करेंगे, ना उसके बाद कभी जिक्र आएगा कहीं। बिल्कुल सही अमजद साहब, और आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आपने जो अभी बात कही है, इमरान खान भी सेम यही बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया और इस टॉपिक के ऊपर आपने बातचीत की, और मेरा ख्याल है कि वो तमाम तर जो बयानात सामने आ रहे थे, जो खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि इंतखाबात से पहले मार्शल लॉ लग जाएगा, फौज जो है वो अपना किरदार, उस हवाले से जो भी खैर बातें गर्दिश करती रही हैं, हमने देखा पिछले दिनों प्रोग्राम्स में भी इस पर बातचीत होती रही, तो तमाम तर जो लोगों की चहमगोइयां हैं उनको उनका जवाब जो है वो तर्जुमान पाक फौज की जानिब से बहुत वाज़ेह कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल जमहूरियत के साथ खड़ी है पाक फौज। अच्छा जी, अब कुछ बात करते हैं सोशल मीडिया वीडियो के हवाले से, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो और वायरल हो रही है, और अभी हमने आपको दिखाया अब बेटे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब आपको बताते हैं कि टीचर स्टूडेंट किस तरह बातें कर रहे हैं। आंखों में देखेगा तो उसको प्यार हो जाएगा, क्योंकि उसकी मम्मा ने बताया था, और ये वीडियो मैंने देखी है, जितनी दफा देखी है मुझे बड़ा जबरदस्त लगी है वीडियो, कि किस तरीके से उस बच्चे को जो है अपनी माँ की ये बात याद रही कि आंखों में नहीं देखना प्यार हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है से हमारी तमाम मूवीज का जो बच्चों पे भी पहुंच रहा है, और माएं जब घर में इस तरह की डेफिनेटली अपने हस्बैंड से भी ये बातें कर रही होती है तो बच्चों पे इस चीज का बड़ा असर पड़ता है। ये वीडियो आपने देखी, इस तरह की कुछ मजीद भी वीडियोस होंगी जो हम आपको शो में दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब, आज हम बात कर लेते हैं कुछ हिस्ट्री के हवाले से, और आपको बताते हैं कि आज हिस्ट्री में हमारे पास क्या है। बिल्कुल जनाब, आज के दिन पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया था। 16 अक्टूबर 1951 का दिन था। इस वक्त के वजीर आजम लियाकत अली खान को कंपनी बाग रावलपिंडी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जलसा आम से करना था। इस शाम लियाकत अली खान 3:45 बजे जलसागाह पहुँचे, जहाँ पर मुस्लिम लीग के जिले रहनुमाओं ने उनका इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग गार्ड्स के मुसल्लह दस्ते ने इन्हें सलामी पेश की। पिंडाल में 40-50 हजार का मजमा मौजूद था। मुस्लिम लीग के शेख मसूद साजिद के खुतबा इस्तकबालिया के बाद वजीर आजम माइक पर आए। लियाकत अली खान ने अभी बरादरान मिल्लत के अल्फाज ही अदा किए थे कि इन पर फायरिंग कर दी गई। सीने और पेट में गोली लगने के बाइस लियाकत अली खान शदीद जख्मी हो गए। फिर इन्हें मिलिट्री अस्पताल पहुँचाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। लियाकत अली खान के कत्ल, साजिशों के नाम और वाकयात के ताने बाने आज तक शुकूक व शुबहात की गहरी धुन में लिपटे हुए हैं। और अब कुछ बात करते हैं लाहौर में जारी फैशन वीक के हवाले से, जहां डिजाइनर्स के रूसी मलबूसात ज़ेब के मॉडल्स ने हसीन अदाओं से शो की रंगीनियों को मजीद बढ़ा दिया। रंग बिरंगे रूसी मलबूसात, ब्राइडल ज्वेलरी और मशरकी मौसीकी पर रैंप पर वॉक से खूबसूरत कैटवॉक के जरिए हाजरीन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल रखी है। मजीद तफसीलात जो है वो आपको बताएंगे। हमारे साथ जो है वो PFDC जारी है, इसी पर बात करेंगे फैशन डिजाइनर कामयार रोकनी से, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। ये बताएं कामयार, ट्रेडिशनल डिजाइन जो है प्रेजेंट किए जा रहे हैं, मॉडल्स भी रैंप पर वॉक करी हैं, जबरदस्त से ड्रेसेस हैं, कहाँ खड़ी है इस वक्त हमारी फैशन इंडस्ट्री? फैशन इंडस्ट्री मेरे ख्याल से हर साल तेज़ी से तरक्की कर रही है। 10 साल पहले अगर आप देखें तो पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री जैसे अब आप आज देखते हैं, फैशन वीक्स, मल्टी ब्रांड स्टोर, मॉल्स, सो मेनी आउटलेट्स, सो इट्स ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग।
एंड जब तक बैरून मुल्क का सवाल है, मेरे ख्याल से जब भी हम पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर बहुत सा कल्चर एक्सेट्रा होता है, तो फैशन इज़ अ गुड वे ऑफ डूइंग दैट। एंड मेरे ख्याल से बाहर के मुल्क में हम अपनी मुल्क को और अपनी इंडस्ट्री ये भी बता के ये फैशन वीक का आज और बहुत से मलबूसात यहाँ पर दिखाए भी गए हैं, तो लाहौरियों के हवाले से यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सी कलेक्शन होती है और किस तरह की वो कलेक्शन होती है और फैशन की दुनिया में किस तरह मॉडल्स अपनी सलाहियतों को बनवा रही हैं? Lahoris love to shop, they like to enjoy themselves। मेरे ख्याल से सारे डिज़ाइनर्स जो कि इस वक्त PFDC लॉरियल ब्राइडल वीक में दिखाते हैं और एक्सट्रीमली पॉपुलर एंड उनको लोग देखना पसंद करते हैं। इंटरनेशनल इंडस्ट्री के साथ में खड़े हैं और ज़बरदस्त राइज कर रहे हैं, लेकिन फैशन इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है कि हमें मजीद और क्या चीज़ जो है बेहतर करने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल से हमेशा क्वालिटी पे एम्फसाइज करना चाहिए और डिज़ाइन में हमेशा इनोवेशन होनी चाहिए, और जो भी काम कर रहे हैं उसको फुल सिंसेरिटी और ऑनेस्टी से करना चाहिए ताकि वी शुड ऑलवेज हैव गुड क्वालिटी प्रोडक्ट इन द मार्केट। सो मच कामयार आप हमारे साथ थे। फैशन इंडस्ट्री के हवाले से बातचीत हो रही थी। डेफिनेटली पाकिस्तान की जो फैशन इंडस्ट्री है वो वक्त के साथ साथ बढ़े चले जा रही है, जिद्दत उसमें आए जा रही है, और हमारी मॉडल्स के तो मतलब काफी बयानात आने लगे कि जनाब हमारी मॉडल्स जो हैं वो बहुत बेस्ट तरीके से परफॉर्म करती हैं, ड्रेसेस को कैरी बहुत अच्छे से करती है। और इस बार की कलेक्शन आपने देखी कितनी जबरदस्त है? इस दफा की कलेक्शन बिल्कुल मैंने देखी, बड़ी जबरदस्त कलेक्शन है, ट्रेडिशनल है, ईस्टर्न वेस्टर्न मिक्स है। और साथ साथ अगर बात की है आपने की और लाहौर फैशन वीक की, तो PFDC हमेशा बहुत जबरदस्त होता है, चाहे वो कराची में हो, इस्लामाबाद में हो या फिर लाहौर में हो, तो जबरदस्त। आज आखिरी रोज है, जो भी जाके देखना चाहता है वो जाके देख ले। और मेरे कान में आवाज आ रही है क्रिस्पी चिकन टोस्ट ट्विस्टर, तो यानी कि ये वक्त है रैपिड रेसिपी का। तो हम चलते हैं रैपिड रेसिपी की जानिब, वापस आकर फिर देखेंगे कि हम इसकी यमी रेसिपी के ऊपर क्या बातें कर सकते हैं। लेट्स गो एंड चेक इट आउट। This recipe seems extremely delicious and I hope कि आप लोगों को भी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। वैसे भी आज वर्ल्ड फूड आ रहा है, इस हवाले से कुछ मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू। और अब जैसे कि मैं ब्रेक पे जाने से पहले बता रही थी कि आज वर्ल्ड फूड डे मनाया जा रहा है, तो इसी हवाले से आपको बताएं कि हर साल 16 अक्टूबर को अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम खुराक के आलमी दिन के तौर पर आज का दिन मनाया जाता है। 1979 में इस इदारे की जो 20वीं जनरल कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये दिन बाकायदा तौर पर मनाने की मंजूरी भी दी गई थी, और इस दिन को मनाने का मतलब ये था कि आलमी
खुराक की पैदावार में इजाफा करना और इसके अलावा पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलमी खुराक के मसले जो हैं उनको उजागर करना जरूरी है। इससे मुतालिक अवाम में भूख, नाकिस ग़िज़ा और गुर्बत के खिलाफ जद्दोजहद, इत्तेहाद को मुस्तहकम करना है और आम लोगों में खुराक की एक आगाही पैदा करना है। इस दिन की मुनासबत से दुनिया भर में मुख्तलिफ तकरीबात और सेमिनार्स का इनेकाद भी किया जाता है। इलाज कराने के लिए पैसे हैं और ना ही पेट भरने का कोई मुस्तकिल सहारा है। वर्ल्ड फूड डे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं कुछ वॉलंटियर्स जिनके नाम है कासिम, जुहेब और शारिक। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो जिस कॉज के लिए आप लोग काम कर रहे हैं वो कॉज बहुत ही काबिल तारीफ है, लोगों को खाना खिलाना। आज जैसे भी फूड का आलमी दिन है, वर्ल्ड फूड डे मनाया जा रहा है, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि आज के दिन की मुनासबत से क्या प्लान्स हैं आप लोगों के, किस तरह से मील डोनेट करेंगे, कोई और तकरीब मुनक्किद की गई है जिसमें फूड डोनर्स जो हैं वो आपके पास आएंगे? वेल बेसिकली जिस तरह के वर्ल्ड फूड डे का मतलब ऑब्जेक्टिव है कि लेफ़्ट ओवर या एक्सेस फूड या जिसको जो नीडी हैं उनको फूड्स जिनको जो है जो दो या 3 टाइम का फूड अफोर्ड नहीं कर सकते उनको खाना पहुँचाना है। तो बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए तो ये डेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम जो है जिन लोग जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको प्रोवाइड करें और इसमें और भी ऑर्फन वगैरह जो आते हैं उनके लिए जो है हम इस पर काम करें, फूड प्रोवाइड करें। तो बेसिकली मील डोनेट जो है वो अभी 1 साल हो गया, 1 साल से हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। और हम लोग पहले हमने इनिशियली जब स्टार्ट किया था तो हमने खुद आउट करके जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्लान की और इस तरह एग्जीक्यूट किया और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। और उसके बाद से फिर हम जो है ना वीकली और मंथली जो है फूड कलेक्ट करते हैं लोगों के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिमोट एरियाज़ में, ऑर्फनेजेस में, जहाँ पे हम देखते हैं कि मतलब हमारी टीम होती है वो सर्वे करती है लोगों को। लास्ट मंथ जो है हम लोगों ने सिंदाबाद का एक एरिया है अपना सुपर हाईवे की साइड पे, वहाँ पर फ्लड अफेक्टीज हैं 2010 के, तो वो उसके बाद उनकी ज़मीनें वगैरह उनके मतलब बड़ा बुरा हाल है, उनके पास ना पानी है ना खाना है। तो हम लोग उनको विज़िट किया था हमने। और इसके अलावा वैसे बेसिकली नॉर्मली हम जो है वो ऑर्फनेजेस वगैरह से भी इन टच रहते हैं और कोई दिन प्लान करते हैं फूड। ठीक है, अच्छा अभी आपने बात की कि डेफिनेटली आप फूड प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम ये पूरी थीम जो है वो रखी गई है और इसका इनेकाद किया गया है। इनकी थीम का मकसद ये कि इन्वेस्ट इन फूड्स और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। तो मेरे ख्याल में हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल भी यही है कि आप किसी भूखे को खाना खिलाएं और आपका तो पड़ोसी भी भूखा सो जाए। तो आपसे सवाल है, आपसे पूछना चाहूँगी मैं शारिक कि कैसे आपने सोचा कि मील डोनेट के साथ में काम करते हैं, एज वॉलंटियर जो है लोगों की खिदमत करते हैं, क्योंकि यूजुअली जब आप ओवरऑल पूरा वीक काम कर रहे होते हैं उसके बाद इस तरह का काम करना एक बहुत बड़ा काम। जी बिल्कुल, ये जो हमारा आइडिया जिस तरह से हमें आया था, हम लोग क्योंकि जैसे साथ डिनर करते थे तो जो लेफ्ट ओवर फूड होता था वो हमें पैक करके किसी को देना होता था, मतलब आप टेबल पे नहीं छोड़ सकते उसको। तो यहीं से हमें ये आइडिया है कि हम इसको क्यों ना अपस्केल करें और एक बड़े लेवल पे करें, क्योंकि हम सारे डेवलपर्स हैं। तो हमारे लिए काफ़ी इजी था कि हम एक वेबसाइट हमारी एक वेबसाइट है mealdonate.org, सही, वहीं से हमारा एक फेसबुक पेज भी है जिस पे हमें लोग कांटेक्ट करते हैं बेसिकली। और ये इस तरह से जो पहला हमारा इवेंट हुआ संडे को, उस दिन इतना अच्छा रिस्पांस हमें मिला क्योंकि लोग जो हैं सुबह 7-8 बजे से 7-8 बजे उठकर सुबह संडे को हमारे लिए उन्होंने खाना बनाया। हम पे गए तो सब हमारे लिए वेट कर रहे थे। बिल्कुल, आप जो काम कर रहे हैं मैं पहले ही जैसे कि बता चुकी हूँ कि बड़ी जबरदस्ती कॉज है और पूरी दुनिया में ही आजकल मनाया जा रहा है। फूड क्राइसिस के हवाले से बात करें तो आप लोग चूंकि मार्केट सर्वे भी करते हैं और ओवरऑल सारी जगहों पे घूमते हैं, पता चलता है कि कहाँ पर ज्यादा जो है वो फूड की क्राइसिस है। कराची में कौन सा ऐसा इलाका है खासतौर पर, सड़कों पर भूख का क्या आलम है? काफ़ी बुरा हाल है मेरे हिसाब से। तो जो रिसेंटली हमने लोकेशन लास्ट मंथ जिधर गए थे उसका सारे उधर आए थे, तो उधर एक हम औरत से और एक फैमिली से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि वो दिन में पानी नहीं पीती बिकॉज दिन उसको बाथरूम जाना होता है और उनके पास बाथरूम है नहीं, तो ओपन एरिया के अंदर वो नहीं कर सकते, तो वो रात को खाना खाते हैं ताकि रात को बाथरूम जा सकें। तो इतना बुरा हाल है, मतलब वो सोच के, और फिर उस पर हमने थोड़ी और ऑनलाइन रिसर्च की तो लिट से पहले भी लोगों ने वहाँ एरियाज पे टारगेट कर चुका, बहुत बड़ी आबादी है उधर जिधर लोग अफेक्ट हो रहे हैं और गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ नहीं किया हुआ और खाना नहीं है, पीना नहीं है। हम गए तो लिटरली लोग एक जूस के लिए
इस्माइल था और बहुत अच्छे लोग थे। लोगों ने हमें उधर के लोकल लोगों ने वॉलंटियर करके हेल्प किया लाइन बनाने में, लोगों को लाइन लगाया। इंतहाई जबरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं और अपना काम इसी तरीके से जारी रखिए। और जिस तरीके से पाकिस्तान में ये वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी इनकी मदद कर सकते हैं। आप उन लोगों को खाना खिला सकते हैं जो लोग एक वक्त के खाने के लिए तरस रहे हैं। बिल्कुल जनाब, उनके लिए तो एक खुशी का समय, लेकिन हम लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारे मुल्क के अंदर इतनी ज्यादा गुर्बत है कि अभी भी कुछ ऐसे इदारे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप तो मदद कर रहे हैं, पर हुकूमत की जानिब से भी इस चीज़ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसी के साथ ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज।